Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss important judgments of November 2021. This is part 2 of the video. चलिए फर्स्ट जजमेंट पे चलते हैं दैट इज सदाकत कोटवर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और अगर कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह, ऑनरेबल जस्टिस ए एस बोपन्ना की जजमेंट आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस रहे. देखिए ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जजमेंट क्या बात करती है. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी द इंटेंशन हैज टू बी ascertained फ्रॉम द वेपन यूज्ड, पार्ट ऑफ द बॉडी चूजन फॉर असॉल्ट एंड द नेचर ऑफ इंजरी कॉज्ड. अब इस ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमें सबसे पहला पॉइंटर क्या लेना है, दैट इज सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी. अब सेक्शन 307 क्या बात करता है? ये बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर की. अब एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना अगर हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करें, एंड दैट इज जब भी हम क्रिमिनल लॉ को पढ़ते हैं तो एक फैक्टर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसको जानना पड़ेगा, दैट इज इंटेंशन. इंटेंशन के बिना क्रिमिनल लॉ नहीं चलता. इंटेंशन के बिना ऑफेंस को ऑफेंडर को ऑफेंडर ही नहीं माना जाता कि उसने ऑफेंस किया है, बिकॉज इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ए पर्सन बी पर्सन को मार देते हैं तो वो इंटेंशन कि क्या वो सच में उनको मारना चाहते थे, उनका इंटेंशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इस सेक्शन में बात क्या की गई है, इंटेंशन प्लस नॉलेज. इंटेंशन तो है पर नॉलेज भी है क्या, कि अगर आप किसी पर वार कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, तो आपकी ये नॉलेज होनी चाहिए कि उस मारने से इस पर्सन की डेथ भी हो सकती है. अगर मैं किसी को चाकू से मार रहा हूं तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ये मुझे नॉलेज है. तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और एक्ट तो होता ही है कि आपने कोई एक्ट किया है. ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन बात करता है. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इस केस में क्या कहा गया. इस केस में जो कंटेंशन था वो कंटेंशन क्या था हमारे एपेलेंट का, दैट इज सदाकत कोटवार, की जो भी इंजरी दी गई है वो सिर्फ एक वन टाइम ब्लो था. मतलब अगर चाकू से इस पर्सन ने बी पर्सन को मारा है तो सिर्फ एक बार मारा है, वन टाइम ब्लो था, तो इसमें सेक्शन 307 यहां पर अप्लाई नहीं होता. लेकिन यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी हैव टू एनालाइज डिफरेंट थिंग्स, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स. फर्स्ट पॉइंटर जो हमारा दिया गया है, इंटेंशन हैज टू बी असर्टेन्ड फ्रॉम द वेपन, कि अगर कोई भी वेपन यूज किया गया है, किस इंटेंशन से यूज किया गया है. देखिए सुप्रीम कोर्ट सीधे से ये बात कहती है कि हम किसी भी ऑफेंडर, किसी भी पर्सन के दिमाग में नहीं जा सकते कि वो क्या सोचकर क्राइम कर रहा है. हम क्या देख सकते हैं कि उसके आउटपुट क्या आया, उसने जो एक्शन किया उसका आउटपुट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, किस चीज से उसने वार किया था, जो भी विक्टिम है उनके कहां पर चोट लगी है, नेचर क्या था. हम इन चीजों को एनालाइज करके ही ऑफेंडर को, एक्यूज्ड को सजा सुनाते हैं. तो यहां पर यही कहा गया कि हमें क्या देखना है कि जिस भी वेपन से वार किया गया है वो किस नेचर का है, क्या कितना शार्प है. इफ इज इट अ नाइफ, इफ इट्स अ नाइफ तो कितना ये शार्प है. एंड दैट इंटेंशन हैज टू बी असर्टेन्ड फ्रॉम द वेपन. पार्ट ऑफ द बॉडी चूजन फॉर असॉल्ट, आपने कौन से पार्ट पर वार किया है. अब इस केस में बात की जाए तो यहां पर स्टमक और नियर द चेस्ट वार हुआ था. दैट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि वहां पर अगर ब्लो होता है तो इंसान की जान जा सकती है. तो फेंडर ने कौन सा पार्ट चूज किया है बॉडी का जिस पे उसको मारना है, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना. एंड द नेचर ऑफ इंजरी कॉज्ड, कि ग्रीवियस हर्ट हुआ है, ग्रीवियस इंजरी हुई है, ये सब फैक्टर्स देखने पड़ेंगे सेक्शन 307 जब अप्लाई होता है. तो यहां पर ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हुए और ये सारे फैक्टर्स एकदम मान्य थे, बिकॉज नाइफ यूज की गई, दैट इज वेरी शार्प. एंड कहां पर जो वार था वो कहां पर हुआ, वो हुआ नियर द चेस्ट और स्टमक में, दैट इज वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड जो इंजरी हुई थी वो ग्रीवियस इंजरी थी. तो ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स इस केस पर अप्लाई होते हैं, तो यहां पर सेक्शन 307 अप्लाई होगा. दिस वॉज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आई होप आपको जजमेंट बिल्कुल अच्छे से एनालाइज हो गई होगी, बेसिक जो था जजमेंट का बिल्कुल पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब बात करती है कितने फैक्ट्स और कितनी ज्यादा डेप्थ में जाकर बात करती है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस पंकज कुमार। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट बात क्या करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कैंडिडेट दैट द इंटीमेशन गिवन थ्रू SMS अबाउट फिजिकल विटनेस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट। द कोर्ट नोटेड दैट द SMS इंटीमेशन वॉज गिवन इन द मोबाइल नंबर फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट। चलिए इस जजमेंट के बारे में बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या बात करते हैं। यहां पर हमारे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। अब जो यहाँ पे हमारे पंकज कुमार हैं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखी और उन्होंने अप्लाई कर दिया फॉर दिस जॉब। अब जब ये जॉब पर अप्लाई हुए उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है, दैट इज एडमिट कार्ड आया, उसके बाद में डेट आई कि इस डेट में आपको फिजिकल फिटनेस के लिए आना है, फिजिकल फिटनेस का एग्जामिनेशन होगा। पंकज कुमार ने वो भी दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई इन 2018 एंड जो एडवर्टीजमेंट थी वो 2015 में आ रखी थी। एडवर्टीजमेंट कब आई थी? 2015 में। और 2018 में नेक्स्ट डेट दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में ही एक और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होना था। अब ये जो इंटीमेशन थी वो दी गई वाया SMS, फोन के माध्यम से। फोन में जो हमारे SMS आते हैं उसके माध्यम से ये इंटीमेशन दी गई कि आपको इस तारीख को फिजिकल फिटनेस के लिए पहुंचना है और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाने हैं। अब ये केस क्या बात करता है, ये केस में क्या हुआ, जो हमारे पंकज कुमार हैं वो पहुंच ही नहीं पाए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट पे पहुंच ही नहीं पाए। एंड व्हाट वाज हिज कंटेंशन, उनका कंटेंशन क्या था कि बिकॉज जो SMS आया था, फोन के थ्रू एक SMS आया था, पोस्ट के थ्रू कोई इंटीमेशन नहीं की थी। अगर पोस्ट के थ्रू इंटीमेशन की होती तो मुझे पता लगता कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट को फिजिकल फिटनेस है एंड आई वुड बी एबल टू गो, बट यहां पर मैं नहीं जा पाया बिकॉज क्या था, SMS के थ्रू इंटीमेशन आई थी। और ये भी तो हो सकता है ना कि कई बार पर्सन क्या करते हैं, फोन चेंज भी कर देते हैं, सिम्स भी चेंज हो जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी कंटेंशन पंकज कुमार की सारी ये थी। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या दी कि देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, आप भी भरते हैं, मैं भी भरती हूँ, हम सब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं जब एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलम होता है फॉर मोबाइल नंबर। और देखिए हमने देखा है कि मेल के लिए भी होता है, मेल्स भी आते हैं आजकल, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर कॉलम रखा गया है, अगर फोन नंबर के लिए रखा गया है, तो उसका मतलब ही ये है, उसका पर्पस ही ये है कि जब भी कोई इंटीमेशन होगा आपको फोन के थ्रू मिल जाएगी। तो यहां पर भी इंटीमेशन किस तरह से आई, आपके फोन के माध्यम से आई, क्योंकि आपने जो नंबर उनको दिया था वही नंबर पे आपको मैसेज आ गया। और अगर आप बात कर रहे हो वाया पोस्ट की, पोस्ट एड्रेस आना चाहिए था, तो पोस्ट एड्रेस भी तो चेंज हो सकता है, किसी का तो घर भी चेंज हो सकता है। अब डिफरेंस कितना था, 3 सालों का डिफरेंस था। 2015 में एडवर्टीजमेंट आई तो 2018 में नेक्स्ट इंटीमेशन डेट आई। अब इस 3 साल में किसी का घर भी तो चेंज हो सकता है, तो ये तो वाया पोस्ट भी अप्लाई हो सकता है। और ये भी ऑब्जर्वेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी ऐसा मटेरियल एविडेंस ही नहीं था जहां से ये पता लग सके कि सीरियसली पंकज कुमार का जो फोन है वो चेंज हुआ था या फिर उनकी सिम जो है चेंज हुई थी। तो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपको SMS आया है तो उसका सोल पर्पज ये है कि आप आइए बिकॉज आपने कॉलम में अपना नंबर पर्टिकुलर भेजा है, क्योंकि यहां पर बाकी लोग भी आए थे, इट वॉज ओनली पंकज कुमार जो नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। दिस वॉज द जजमेंट दैट इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस पंकज कुमार। देखिए आप लोग भी, हम लोग भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, हम लोगों के लिए भी ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तभी कहते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म की जब एप्लीकेशन सारी भरनी होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही समझ के भरनी होती है, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करनी होती, ठीक है। नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर वर्सेज आशा जसवाल एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की जजमेंट। आपकी स्क्रीन पर हमारे दोनों ऑनरेबल जस्टिस रहे। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए हमेशा ये क्वेश्चन रहता है जब भी अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं अपने पेशेंट को लेकर, ठीक है, तो अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है
मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो हमेशा हम ब्लेम किसको कर देते हैं? हम डॉक्टर्स को ब्लेम कर देते हैं कि इन्होंने पक्का कुछ डेफिशिएंसी इनके पार्ट पर रही होगी, जो पेशेंट है वो उनकी डेथ हो गई। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि तो क्या इस सिनेरियो में हम केस फाइल कर सकते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ? ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट देखेगा जब ऐसी कंप्लेंट्स आ जाती हैं अगेंस्ट डॉक्टर्स? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जजमेंट। इस जजमेंट में यही कुछ बातें की गई हैं। चलिए देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या कहती है ये जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एन इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन सर्जरीज वर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अदर पेशेंट्स इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू होल्ड द हॉस्पिटल नेग्लिजेंट इन एनी मैनर। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधी ये बात की कि अगर किसी भी पेशेंट के जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका अगर ये कंटेंशन है कि ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं था, हम तो अपने पेशेंट को लेकर आए लेकिन वहां पे ऑपरेशन थिएटर ही अवेलेबल नहीं था, तो ये कोई ग्राउंड नहीं हो जाता सिर्फ ये प्रूव करने का कि जो डॉक्टर्स हैं उनके बिहाफ पे नेग्लिजेंसी हुई है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि ऑपरेशन थिएटर हमेशा अवेलेबल हो, तो ये हमेशा ही पॉसिबल नहीं है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन अगर सर्जरी हो भी जाती है, अगर ऑपरेशन हो भी जाता है, तब भी अगर पेशेंट की डेथ हो गई, क्योंकि सर्जरी किस चीज के लिए होगी? सर्जरी होगी पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन अगर उस सिनेरियो में भी डेथ हो जाती है तो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर्स, मतलब उनको ब्लेम नहीं करेंगे हम, क्योंकि डॉक्टर्स ने अपना काम पूरा निभाया है अच्छे तरीके से। उन्होंने अपना जो जितनी उन्होंने मेहनत करनी थी उन्होंने की, लेकिन कई बार जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है जब क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, तो हम डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात ऑब्जर्व की कि देखिए कि हमेशा कंप्लेनेंट्स का हमेशा वो क्या सोचते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा ही पेशेंट के साथ रहें जब तक वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स हमेशा ही पेशेंट के साथ में नहीं रह सकते। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की और यही कहा कि अगर ऑपरेशन थिएटर भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि आप डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को ब्लेम करते फिर। दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर वर्सेस आशा जसवाल एंड अदर्स। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। द वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र एंड अनदर वर्सेस शीशर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस विनीत सरन एंड ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की जजमेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मोदी जी की तस्वीर यहाँ पर क्यों लगाई है, तो देखिए जो ये जजमेंट बात करती है हमने उसी के लिए ये तस्वीर लगाई है। ऑब्जर्वेशन एक बार देख लेते हैं, फिर इस केस को एनालाइज करेंगे कि इस केस में क्या बात हुई है, आपको बेसिक पूरा क्लियर करवाएंगे। एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा जितना हमने अभी तक किया है। चलिए, एट दिस जंक्चर इट इज पर्टिनेंट to remember that by merely using grounds of public interest or loss to treasury, the successor public authority cannot undo the work undertaken by previous authority. Such a claim must be proven using material facts, evidence and figures. Businessmen will be hesitant to enter government contract or make any investment in furtherance of the same. अब इस जजमेंट में क्या बात की गई? ये जजमेंट कहती है कि देखिए जो हमारी जो पार्टीज है वो तो चेंज होती रहती है, सरकार हमेशा चेंज होती है। अब जब सरकार चेंज होती है तो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, उनके डिपार्टमेंट भी कई बार चेंज होते हैं, लोग भी कई बार चेंज होते हैं। तो अगर ऐसा चेंजिंग आ रही है तो ये चेंज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के साथ, आप उसके क्लॉजेस को भी चेंज करते पर फिरो और आप उनकी अंडरटेकिंग्स को भी चेंज कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मानिए कि कोई भी अगर पर्टिकुलर हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है और उसने टेंडर सबमिट किए। अब जब उसने टेंडर सबमिट किए, किसी भी ए पर्सन मान लेते हैं, वो उन्होंने बिडिंग किया और वो हाईएस्ट बिडर यहां पर आ गए, ठीक है। तो अब ये थी जब हमारी ABC पार्टी थी, रूलिंग पार्टी हमारी ABC पार्टी थी, ये तब का सिनेरियो है। अब पार्टी चेंज हुई, सरकार चेंज हुई और यहां पर BCD पार्टी आ गई। जब BCD पार्टी आ गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो अब
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी टर्म्स चेंज हो जाएं और सिर्फ आप ये कह दो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। नहीं, और भी बहुत फैक्टर्स है जो देखने पड़ेंगे अगर आप ये बातें कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसी प्रैक्टिस चलाने लग पड़े कि जो पिछली अथॉरिटी थी उसके साथ कुछ और अंडरटेकिंग्स थी, नेक्स्ट अथॉरिटी आई उसके साथ कुछ और अंडरटेकिंग आई, तो ऐसे तो बिजनेसमैन आपके साथ काम करेंगे ही नहीं और इससे जो देश की इकोनॉमी है वो भी नीचे चली जाएगी। बिकॉज जो बिजनेसमैन है वही पैसा लगाते हैं, वही इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के काम में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जजमेंट, आई होप आपको जजमेंट बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज आईटीसी लिमिटेड वर्सेस नेस्ले इंडिया लिमिटेड। देखिए यहाँ पे आपके सामने यिप्पी और मैगी नूडल्स है। मैगी नूडल्स को देख के ही थोड़ा मैगी खाने का मन भी कर जाता है पर जजमेंट को देखते हैं, जजमेंट हमारी बात क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस B.V. नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखिए ये जजमेंट बात क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू रिस्ट्रेन नेस्ले इंडिया लिमिटेड फ्रॉम यूजिंग एक्सप्रेशन मैजिक मसाला और मैजिकल मसाला विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंस्टेंट नूडल्स। The court opined that masala or non-masala were merely subdivisions and the loyalty of the consumers lies within the brand names, that is Maggi and Yippee. अब देखिए इस केस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा ITC लिमिटेड है दैट इज प्लेंटिफ और यहाँ पे हमारे डिफेंडेंट कौन है, नेस्ले। ठीक है, आईटीसी ने क्या बनाया, यिप्पी बनाया। नेस्ले ने क्या बनाया, मैगी बनाई। अब आईटीसी ने जब यिप्पी बनाया तो अपने प्रोडक्ट के साथ क्या लिखा, मैजिक मसाला। क्या लिखा, मैजिक मसाला। और ये 2010 की बात है। अब जब 2013 में मैगी ने भी क्या किया, मैगी ने, नेस्ले ने अपने एक प्रोडक्ट के साथ क्या लिख दिया, मैजिकल मसाला। अब यहीं से ही मुद्दा स्टार्ट हो गया। यिप्पी, आईटीसी ने क्या किया, आईटीसी ने कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट नेस्ले कि ये हमारा मैजिक मसाला दैट इज मैजिकल मसाला यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे ट्रेडमार्क को डिफाइन करता है, ये यिप्पी को डिफाइन करता है दैट इज मैजिक मसाला। और अगर मैगी भी इस चीज को यूज करने लग जाएगी तो जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंटेंशन थी आईटीसी की। लेकिन जब ये मुद्दा कहाँ आया, सुप्रीम कोर्ट में आया। देखिए ये ट्रेडमार्क का केस है। ठीक है, ट्रेडमार्क का हमने पहले भी एक केस देखा है। ट्रेडमार्क का केस है, इन्फ्रिंजमेंट की बात होती है, पासिंग ऑफ की बात होती है कि जब आपका ट्रेडमार्क कोई और यूज कर ले या फिर सिमिलर यूज कर ले तो आप फिर कंप्लेंट फाइल कर देते हो। तो यहाँ पर भी ये जो मामला था सामने आया। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका ब्रांड नेम है वो क्या है। आपका ब्रांड नेम है यिप्पी और नेस्ले का ब्रांड नेम क्या है, मैगी। आपका ट्रेडमार्क ये है यिप्पी और मैगी। अगर आप मैजिकल मसाला की बात करते हो तो ये तो एक सब डिवीजन है, ये तो एक जेनरिक टर्म आ गई कि मसाला है उसको आपने मैजिकल मसाला कह दिया। ठीक है, ये कोई आपका ट्रेडमार्क नहीं है और ये कोई भी यूज कर सकता है। मसाला, मसाला है, मैजिक, हर कोई यूज कर सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात की कि अगर कस्टमर्स की लॉयल्टी के बारे में बात की जाए, अगर कस्टमर्स आप कह रहे हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आजकल के टुडे की जो आज की जनरेशन है वो ऐसी है ही नहीं। क्या कहा गया कि जो भी जनरेशन अगर वो यिप्पी मैगी ले रही है तो वो अपने ब्रांड के लिए बहुत लॉयल है। मतलब जो यिप्पी खाएगा वो यिप्पी ही खाएगा, जो मैगी खाएगा वो मैगी ही खाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा अपना ब्रांड नेम। ठीक है, और ये तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज की जनरेशन तो इवन कलर्स तक उनको अपने ब्रांड का पता होता है कि ये अगर मेरा ब्रांड है तो इसका कलर ये है। तो लॉयल इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं अपने ब्रांड के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कस्टमर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज योर ट्रेडमार्क इज यिप्पी एंड नेस्ले's ट्रेडमार्क इज मैगी। दिस वॉज द होल केस, दैट इज आईटीसी लिमिटेड वर्सेज नेस्ले इंडिया लिमिटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, दैट इज कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस NS संजय गोवड़ा की जजमेंट आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस रहे। देखिए अब ऑब्जर्वेशन, ये केस क्या बात करता है, ये केस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करता है। द एक्ट ऑफ forcing a woman to wear with an unwanted intrusion on her body and endure the consequences of that intrusion would be a clear transgression of her inviolable fundamental right of personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. The court was dealing with the case where the medical practitioner had refused to terminate the pregnancy of a
16-year-old rape survivor as it had crossed 24 weeks and as set down in Section 3 of Medical Termination of Pregnancy Act 1971. अब इस केस की बात की जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई रेप विक्टिम, अगर वो माइनर है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ये उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कैरी करना, इस प्रेगनेंसी को कैरी करना। और इतनी सी एज में अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है उनकी, और अगर बच्चा पैदा हो जाता है, तो उनकी पूरी लाइफ डिग्निफाइड तरीके से नहीं चलती, जो हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऑथराइज करता है जिस चीज़ के लिए। यहाँ पर यह भी कहा गया कि इफ माइनर वॉन्ट्स टू अबॉर्ट द चाइल्ड, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप चाइल्ड को रखिए। बिकॉज देखिए, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है कि अगर वो चाइल्ड पैदा हो भी जाता है तो उसका फेट क्या होगा? एक सोशल स्टिग्मा बन के वो चाइल्ड रह जाएगा। ठीक है, लोग उसको एक सिन की नज़रों से देखते हैं, एक पाप की नज़रों से देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि अगर कोई माइनर चाहती हैं अबॉर्ट करवाना, तो उनको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज हर राइट, ये उनका राइट है। और ये आर्टिकल 21 उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको ऑथराइज भी करता है कि आप डिग्निफाइड तरीके से अपनी जिंदगी जिए। ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट दैट कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट जजमेंट पे चलिए, दैट इज विनीत जिंदल वर्सेस सलमान खुर्शीद एंड अदर्स। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा की जजमेंट है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट है ये। देखिए, सलमान खुर्शीद ने बुक पब्लिश की थी, दैट इज सनराइज ओवर अयोध्या। तो इस केस में क्या कंटेंशन आया, इस केस में क्या बात आई, जो हमारे विनीत जिंदल एडवोकेट हैं वो पिटिशन लेकर आए कि इस बुक में देयर इज अ पैराग्राफ जिसमें किसको कंपैरिजन किया गया है, हिंदुत्व को कंपेयर किया गया है विद टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक ISIS, उनके साथ कंपेयर किया गया है हिंदुत्व को। और इसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक पीस जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा और जो हिंदूज हैं उनके सेंटिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। दिस वॉज हिज कंटेंशन। अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बात की? दिल्ली हाई कोर्ट ने बात की कि देखिए, ये एक बुक है, अगर किसी को इसका पैसेज पसंद नहीं आता तो दे कैन स्किप द चैप्टर। अगर उनके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं किसी चीज को पढ़ के, तो दे कैन शट देयर आईज, या फिर वो ये कह सकते हैं लोगों को कि ये बुक अच्छी नहीं है, ये आप मत खरीदिए, आप इस बुक को आप खुद भी नहीं पढ़िए अगर आपको ये बुक नहीं अच्छी लग रही है तो। लेकिन हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे इस बुक की सेल, इस बुक की पब्लिकेशन को। दिस वॉज द होल सिनेरियो। यहां पर यही बात दिल्ली हाईकोर्ट ने की। देखिए, द दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्टेड अ पिटिशन टू स्टॉप द सर्कुलेशन, सेल, परचेज एंड पब्लिकेशन ऑफ कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद न्यू बुक सनराइज ओवर अयोध्या। ये बात की गई है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि अगर बुक पसंद नहीं आ रही तो आप बुक ना पढ़िए, अगर आपको पैसेज पसंद नहीं आ रहा तो चैप्टर मत पढ़िए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि बुक की जो पब्लिकेशन है, उसकी सर्कुलेशन है या फिर उसकी सेल है, उसको रिस्ट्रेन कर देंगे। दिस वॉज द जजमेंट। चलिए, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं वो आपकी स्क्रीन पर रहे। आई होप आपको ये सारी की सारी जजमेंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लॉ से रिलेटेड है, प्लीज़ लेट मी नो। कमेंट सेक्शन आप भर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैम लॉ से रिलेटेड हमें ये कन्फ्यूजन है, किसी जजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूजन है, बिकॉज जजमेंट्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और जजमेंट्स इंपॉर्टेंट भी बहुत होती हैं। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ लेट मी नो, कॉमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। एंड तब तक थैंक यू सो मच गाइज।